सुनो, ये जो हिंदी का दोहा प्रस्तुत है और गद्य भाग का एक महत्वपूर्ण दोहा है, जिसके बारे में तुम हमको प्रस्तुति करने के लिए कहा है और इसके अर्थ और इसके कथानक समझने की बात की है। इसका नाम है अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान को लिखा है अनामिका। अनामिका के बारे में जान लो। अनामिका बिहार के धरती से अवतरित होने वाले, जन्म लेने वाली कवित्री है। और इनके पिताजी यहाँ बिहार यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। वे महान गीतकार थे, इसलिए इसकी संगति का प्रभाव बच्चा पर निश्चित रूप से पड़ा है। अब देखिए, ये इनका जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में हुआ था। और पिता श्यामनंदन किशोर हिंदी के बिहार यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष थे और साथ ही साथ वह पुस्तक भी लिखे और बहुत बड़े गीतकार भी थे। और बिल्कुल सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। और ऐसा को जो हम अपने को इसमें गर्वान्वित महसूस करते हैं कि मुझे ये प्रसाद जी से मिलने का अवसर मिला था। जिस समय मैं आर.के. कॉलेज मधुबनी के छात्र हुआ करते थे, उनका एक दामाद लवकुश शर्मा वहीं हिंदी विभाग में थे। तो हिंदी विभाग जो है हमारी राष्ट्रभाषा बाली विभाग इसको कहना चाहिए, क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा जो है हिंदी में है, हिंदी है। और उसकी पूरे देश की भाषा है, भारत की राष्ट्रभाषा है, भारत की आत्मा है। और हिंदी बोलने वालों की संख्या हमारे देश में, हमारा जब राष्ट्रभाषा हुआ तो 1.25 करोड़ से 1.25 करोड़ से ज़्यादा, यानी कि 1.25 अरब से ज़्यादा तो यहाँ है। और कुछ देश ऐसे भी हैं जहां हिंदी वहां भी राष्ट्रभाषा के रूप में अवतरित हो गई है और वहाँ भी आपको चल रहा है। तो इस तरह से यह हमारी राष्ट्रभाषा के प्रति हमारा लगाव, प्रेम और प्रतिबद्धता रखना हमारी सबसे बड़ी नियति होता है। और तुम खुद जानते हो, जो एक सक्रिय और सचेत व्यक्ति जो है सदैव तत्पर रहता है अपनी मातृभूमि, अपनी मातृभाषा और अपनी भाषा के बात, क्योंकि भाषा में साहित्य होती है और साहित्य समाज की दर्पण होती है। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हमारे समाज, देश, काल, परिस्थिति, परिवेश, मानवता और विद्वता का यह एक बड़ा संकेत ही नहीं बल्कि यह एक दर्पण है। अब देखिए, ये तो हिंदी के महान लेखक, कवि, गीतकार की पुत्री थी ही। और इनका अध्यापन दिल्ली विश्वविद्यालय से हुआ है। और सर्वप्रथम यह अंग्रेजी में एमए किए हैं और इसके बाद ये पीएचडी भी वहाँ से प्राप्त किए। और इस समय में सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग की प्राध्यापिका है। और देखिए, अनामिका जी की कविता और गद्य में आपको एकमात्र सक्रियता दिखाने वाली कवित्री के रूप में इनको दिखाया जा सकता है। ये इनकी एक बहुत बड़ी विशेषता, यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लेखन करते हैं। अब जब इनकी एक काव्य संकलन आई थी, उस गलत पते की चिट्ठी, तो बहुत अच्छा इसको लोगों के बीच में सम्मान मिला था और लोग इनको बहुत ज़्यादा सराहे थे। फिर बीज जोड़ अक्षर बीजाक्षर, वह भी इनका बहुत उत्कृष्ट प्रकार की किताब है। और ये आपको संपादन भी अंग्रेजी में भी लिखते रहे। और एक इनकी पुस्तक जो है स्त्रीत्व का मानचित्र, वह भी स्त्री के दिशा दशा दिखाने के लिए काफ़ी अधिक है। उसकी गहराई, इस पुस्तक के अगर पढ़ोगे, गहराई में जाओगे तो एक स्त्री या एक महिला, यह एक औरत में कितनी प्रतिभा होती है और वह क्या सब कर सकता है रचनात्मक दृष्टि से, जीवन को रचनात्मक दृष्टि से सजाने में, उन सारे चीज़ों का अवलोकन उसमें है। और तुम देखोगे, तुमको एहसास हो जाएगा स्त्री और पुरुष दोनों
इस संस्कृति की और इस धरातल की सो अनन्य वस्तुएं हैं। और जीवन रूपी गाड़ी का यह दोनों सो पहिया है। अगर एक पहिया कमज़ोर हो जाती है और दूसरा अगर सबल रहता है तो बहुत अच्छे से गाड़ी नहीं चल सकती है। इसी तरह से स्त्री और पुरुष दोनों को सो एक तरह से सींचना चाहिए। उसका शारीरिक, नैतिक, शैक्षिक, बौद्धिक सब स्तर को में समानता देना चाहिए, उसमें इक्वालिटी देना चाहिए, उसमें समानता, इक्वल एबिलिटी या नहीं तो इक्वालिटी की बात उसमें करना चाहिए। समान अवसर अगर मुहैया होती है तो स्त्री पुरुष से पीछे नहीं बल्कि आगे निकल सकती है। उसमें शौर्यता भी होती है, उसमें तलनता भी होती है, उसमें लोक लाजमी भी होती है और अपने कर्तव्य के प्रति जो उत्तरदायित्व होना चाहिए उसको वह बहुत जैसे ज़्यादा निभाती है। तुम देखोगे भारत में तो या नहीं, औरत को तो भारती कही गई है, उसे देवी का स्वरूप में माना जाता है। और जब तुम हमारे अनामिका जी का वह पढ़ोगे तो स्त्रीत्व का मानचित्र जो है उसमें बहुत कुछ वह कह गई है। और दूसरी जो है जो कहती हैं औरतें, वह भी आपको काव्य संकलन है और बहुत ही उत्कृष्ट बात है। स्त्री के मनोवृत्ति की गहराई को उससे जान सकता है। राष्ट्रभाषा भाषा परिषद पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरजा कुमार माथुर पुरस्कार, ऋतुराज साहित्यकार सम्मान आदि यह पा चुके हैं। अब देखिए, लेकिन एक बात और है, कभी वह पठन पाठन से कभी दूर नहीं रहती है और दिन रात अगर कोई एक कार्य में तल्लीन रहता है तो कठिन से कठिन वस्तु भी उसके लिए सो आपको आसान हो जाता है और किसी भी व्यक्ति के लिए होता है। लेकिन उसमें लगातार रहना चाहिए। तुमको हम कई बार अंग्रेजी में कहे हैं, सक्सेस इज नॉट इजी टू गेट, इट इज अचीव्ड बाय डिंट ऑफ हार्ड लेबर एंड रेगुलर प्रिपरेशन, इफ यू डू सो यू गेट सक्सेस। तो यह जो होता है सो अगर तुमको विद्या पुस्तक में पड़ी हुई है और तुम दूसरे के हाथ में गया हुआ धन रहता है तो वह काम का नहीं आता है जब तक उसको तुम्हारे पास नहीं आता है तब तक। जैसे कि पुस्तक कहा जा रहा है, पुस्तक तू या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तो धनम। दूसरे के हाथ में गया हुआ धन और क्या नाम है, पुस्तक में पड़ी हुई विद्या काम का नहीं आता होता है। जब काम पड़ जाएगा तो वह काम नहीं होगा क्योंकि तुम उसको अध्ययन नहीं किया है। इस तरह से किताब के बीच सक्रिय और सचेत रहने से और नियमितता बनाकर रखने से अध्ययन के क्षेत्र में यह बहुत बड़ी लाजमी होती है। प्रस्तुत कविता में सो हमारे जो अनामिका जी है इस चीज़ की प्रस्तुति करने में कभी पीछे नहीं रही है। और वह कहते हैं जो यह सृष्टि भी जो प्रारंभ हुई है तो पहला दिन बहुत ही कठिन था और कोई भी गतिविधि का शुरुआत होती है वह उसमें बहुत कठिनाई हुआ करती है। और इस यह जो तुम्हारा दोहा है, यह जो तुम्हारा पद है, इस कविता में सो आपको इस बात को बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया है। अब प्रस्तुत कविता में सो बच्चों को अक्षर ज्ञान की आरंभिक शिक्षण प्रक्रिया की सो कितनी कठिनाई होती है और जैसे जैसे ज्ञान उपार्जन होने लगता है तो उसमें कितने कौतूहलता आ जाती है, कितने सक्रिय और सचेत हो जाते हैं। और एक माँ की हृदय अपने बच्चों पर कितना ममतामयी होता है, इन चीज़ों का प्रस्तुति और वर्णन, चित्रण और सब चित्र सो तुम्हारे सामने आ जाएंगे। कवित्री गंभीर आशा व्यक्त करती हुई जहाँ एक ओर सृष्टि की कहानी को रचती है तो दूसरे ओर सो अगर लगातार मेहनत किया जाए तो सफलता भी किसी भी चीज़ में पाई जा सकती है। तो तीसरी ओर वह एक गंभीर बात का चित्रण इस रूप में करती है कि व्यक्ति कोई भी हो लेकिन कोई भी अगर काम का प्रारंभ करता है तो वह कठिन जरूर लगता है लेकिन लगातार करने से उसमें सफलता पाया जा सकता है। जैसे खुद अनामिका जी एक हिंदी साहित्यकार की पुत्री है, अंग्रेजी में पढ़ी लिखी है लेकिन अंग्रेजी में वह ऐसे लेखन करती है, इस प्रकार की लेखन करती है कि अन्य के लिए सोचने से बाहर की बात होती है। जिस कथानक की ओर किसी का ध्यान नहीं गया
है उस कथानक की ओर सो अनामिका जी का गया है। और सृष्टि की कहानी की शुरुआत, उसमें रचनात्मक पथ की शुरुआत, एक एक कला सीखने में किस प्रकार की कठिनाई होती है उनको उन्होंने प्रस्तुत करके हमारे लिए सो एक तरह की सभ्यता ज्ञान में अपने समर्पण और एक उदाहरण प्रस्तुत करके सो कि लगातार किसी काम को करने से सफलता पाई जा सकती है, उन चीज़ों का प्रस्तुति किया है। अब देखो अक्षर ज्ञान, ये क्या नाम है, तुम्हारे चैप्टर का नाम है अक्षर ज्ञान, पद का नाम है अक्षर ज्ञान, कविता दोहा जो भी कहो वह है अक्षर ज्ञान। तुमको हम कह चुके हैं साहित्य प्रस्तुति की, कथानक प्रस्तुति की दो आयाम होती है, एक होता है गद्य, दूसरा होता है पद। तो यह आपको अपने आंतरिक अपने भावना प्रस्तुति करने का यह एक उत्कृष्ट प्रकार का सो साहित्यिक विधा है जिस के माध्यम से अपनी बातों को उन्होंने प्रस्तुत करने का कोशिश की है। अब देखिए एक बच्चे की कहानी है जो क्या नाम है, वह जाता है पहला दिन सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, तो उसको की बातों की कठिनाई होती है। वह कहती है चौकठे में नहीं अटता बेटे का को, कबूतर की ही न फुदक जाता है जरा सा, पंक्ति से उतर जाता है। पहला दिन बच्चा गया है पढ़ने के लिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के काम को करने के लिए जाता है तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तुम ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी पढ़ोगे आगे चल करके इंटरमीडिएट में, देखोगे जो वाल्मीकि जी को जब पहला दिन मरा हुआ पशु का खाल उतारने के लिए कहता है तो कितनी उनको दिक्कत होती है। जब वह माथे पर लेता है और खून मवेशी का नीचे से जा रहा है तो वाल्मीकि समाज होकर के वहाँ तुम वाल्मीकि समाज होकर के देखो जो वह कितना बड़ा आदमी हो गया। और इधर तुम देखेगा वो तो उत्तर प्रदेश की धरती से हुआ है ओम प्रकाश वाल्मीकि, और बिहार के धरती से राम प्रवेश राम को देखो, एक दोनों वाल्मीकि समाज में पला है, राम परिवार से जन्म लिया है, लेकिन उसके संस्कार जब सकारात्मक पथ दिया जाता है तो कितना बड़ा आदमी हो जाता है दोनों। वहाँ देखोगे ओम प्रकाश वाल्मीकि फेल हो जाता है इंटरमीडिएट में, लेकिन वह जो है सो कितने बड़े साहित्यकार हुए। तो इस तरह से, और वह कैसे होता है तो निष्ठावान मेहनत से और ईमानदारी पूर्वक मेहनत से और लगातार मेहनत से कोई भी काम इस धरातल पर असंभव नहीं है। जिसकी प्रस्तुति अनामिका जी जो कि बहुत कम उम्र की रही है अन्य सारे कवि और कवित्री के बीच में, लेकिन कितनी गंभीर बातों को उठाया है। वह तो प्रकृति की शुरुआत की कहानी, प्रकृति और प्रवृत्ति की शुरुआत की कहानी को ही उन्होंने कह डाली है इसके माध्यम से। देखो वह कह रही है जो चौकठे में नहीं अटता है बेटे का को, बेटा पहला दिन पढ़ने के लिए जाता है, कहती है तो बेटा, लेकिन इसके द्वारा उन्होंने इस धरातल पर किस प्रकार पहला दिन के कार्य करने में, किसी भी प्रकार का काम करने में जिससे वह बिल्कुल उसके लिए अनदेखा है, अनसमझा है, तो कितनी दिक्कत होती है उस चीज़ को उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो कहता है वह कवि का कथन है, उनका मंतव्य है, बेटा को दिया जाता है लिखने के लिए और लिखना उसका पहला अनुभव है जीवन का। तो उसको अपने चौकठे में सो जिस पेंसिल से तुम लिख रहे हो और पहला दिन उनको क लिखना है। क जो है सो क्रम की शुरुआत है, क जो है सो पहला दिन है, प जो है सो कर्म का पहला दिन है, क जो है सो आज शुरुआत जो काम का क्या है उसका पहला दिन है। क के पीछे में बहुत सारा और बहुत सारी बातें छिपी हुई है। और कहा जा रहा है कबूतर से ही न फुदक जाता है जरा सा, और उसके चौंठा किस तरह से वह पेंसिल को पकड़ेगी वह भी नहीं आ रहा क्योंकि पहला दिन है। ऐसा लगता है जो वह पकड़ता है बच्चा लेकिन वह हाथ से गिर जाता है, फुदक कर गिर जाता है। और क्या नाम है आपको, वह जिस तरह से कबूतर की चाल होती है, कबूतर की तत्परता होती है, प्रवृत्ति होता है उस तरह से, क्योंकि यह क्या बच्चा का क्या है, पहला दिन की शुरुआत है। इस बात से तुमको यह स्पष्ट होता है कोई भी काम अगर किया जाता है पहला दिन किया जाता है तो वह जो है उसमें बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है।
फिर देखो कहता है पंक्ति से उतर जाता है खरगोश की खालिश बेचैनी में। अब देखिए, अब पहला दिन गया, उन्होंने पेंसिल लेने का कोशिश किया, वह लिखने का कोशिश किया, तत्परता को दिखाया और गंभीर होकर के उस दिन बना रहा। और पहला दिन हालांकि उनको बेचैनी तो हुई, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट तो हुई, ऐसा लगा जो यह मेरे लिए बेकार है। कोई आदमी पहला दिन कोई काम करने के लिए जाता है, कठिनाई देखता है किसी भी कला को सीखने में, कहता है ये बहुत कठिन है, मेरे लिए संभव नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि बच्चे ने किया, उसके चौंठा में नहीं अटता है, लेकिन शुरुआत तो क्या है पढ़ने का। वह जो जिस प्रकार गिर जाता है उस प्रकार उसके हाथ से वह जो है आज पेंसिल गिर रहा है, लेकिन वह बच्चा हिम्मत नहीं हारता है। दूसरे दिन वह जाता है, पुनः पंक्ति से ऊपर जाता है और ये खरगोश की खालिश बेचैनी में। अब देखिए, दूसरे दिन की बात अगर जाता है तो वह आपको पहले पंक्ति खींचना चाहता है। पंक्ति जो है सो सीधा नहीं हो रहा है, लेकिन यह है जो आज उन्होंने अपने पेंसिल से सो पंक्ति खींचने का कोशिश कर दी है। हालांकि क्यों नहीं जल्दी हो रहा है, इसके लिए वह बेचैन हो जाता है। जिस तरह से खरगोश बेचैन होता है, आज पहला दिन तो बच्चे में कबूतर की प्रवृत्ति, तत्परता और उनके विशेषता को देखा गया था, आत्मसात किया जा सकता था। आज जो है सो उनको ये खरगोश की है। खरगोश बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज चलता है, उस तरह से आज उसको तेजी है जो हम जल्दी काहे नहीं सीख लेते हैं। पहला दिन वह हिम्मत हार रहा था, दूसरे दिन उनमें सीखने की प्रवृत्ति है। इसी तरह कोई व्यक्ति अगर लगातार किसी कार्य में बनाए रखता है, करने का कितना भी कठिन कार्य वो सीखा जा सकता है। और हम भी इसका उदाहरण है। हम जिस दिन पढ़ाना शुरू किए थे तो हम कहते हैं हम सारे सब्जेक्ट, क्यों लोग कहता है जो सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री ही पढ़ा सकते हैं, क्यों मैथमेटिक्स से पढ़ा सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स संस्कृत हिंदी अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा सकता। अगर हम लगातार कोशिश करें तो कोई चीज़ असंभव नहीं होगा। और आज यह हो गया है जो सब कुछ में ऐसा बिरले होता है, ऐसा संभव नहीं होता है। तो हम अपने पर भी इस प्रयोग को कर चुके हैं। तो अब देखो, और वह जो है सो तुम्हारा मैं उसको बेचैनी हो रहा, क्यों नहीं जल्दी हम सीख लेते हैं। अब देखो, खरगोश की खालिश, गमले सा टूटता हुआ गौ और घड़े से लुढ़कता हुआ घौ। अब देखिए, फिर गमले से टूटता हुआ घौ, अब उसके मनोविज्ञान मनोचित्र आने लगा है, जो आगे चीज़ जो है अपने दिमाग में सूझने लगता है। जो कैसे कल हम तुमको ब्रेन डंडवाल के बारे में कहे थे, ब्रेन डंडवाल के बात को याद रखने में क्या हम तुमको बताए थे, जो उनका जन्म जो है सो देश स्वतंत्रता से 10 दिन पहले हुआ था। देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो 10 दिन उसमें घटा दो, 5 अगस्त 1947 को डंडवाल जी का जन्म हुआ है। तो उसी तरह सो आज जो है सो वह आपको कैसे लिखा जाएगा और किस प्रकार काम करनी चाहिए, उस तरह का अनुभव होता है। गौ कैसा है, गमले का टूटता हुआ गौ, उस तरह की सो उसका ये बाह्य आकृति होती है और उस तरह की बात होता है। और फिर कहता है घड़े सा लुढ़कता हुआ घौ जो होता है, घौ से घड़ा और घौ से सो घुड़कना। अब देखिए जो होता है घौ, अब क्योंकि बच्चे जो है सो को खो गो और घौ तक सो अनवरत मेहनत करता आ रहा, लिखने के लिए तत्परता उनमें हो रहा है, और उनको परेशानी भी हो जाती है, और बहुत ज़्यादा लिख जो रहा है सो अनवरत जो काम करता रहता है, उसमें थकावट भी हो रहा है। लेकिन वह काम करते हुए सो ये घौ का जो है सो लुढ़कता हुआ जो ये प्रकृति या उपस्थिति चित्र को मानसिक पटल पर प्रस्तुत किया है, ये क्या नाम है लेखिका ने, कवित्री ने, उस बात को उन्होंने दिखाया है। और घौ की कैसी है आकृति, वह आपको घड़े से लुढ़कता हुआ उसकी सो आकृति है, और उस तरह की बात होती है। और कहा अगर हिंट भी देगा, जो घड़ा के जैसे क्या होता है उस तरह से लिखो, तो घड़ा के जैसे, और वह लुढ़काव करता हुआ स्थिति में। और क ख ग घ तक लिखते लिखते बच्चे जो है सो बहुत ज़्यादा सो थकावट अपने को महसूस करता है, और अंग आकर के थमक जाता है। और क ख ग घ ngो, ये ngो होता है, अंग जिसको कहते हुआ होता है ngो, क ख ग घ ngो।
गंगा जो लिखते हो ना तो ग संयुग आकार, समझे, वह एकदम शुद्ध है। क ख ग घ ङ जब लिखता है तो उस समय आकर के वह बिल्कुल थक जाता है। कौन? वह बच्चा। और वह जो उसकी मुंह लाल हो जाती है, उसके मुंह पर सो ऐसा लगता है जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया है, अब इनको सहारा की ज़रूरत होती है। और जैसे कि उसको आकांक्षा और अंग का जो जीरो को हटा दोगे, शून्य को हटा दोगे, ङो के अगर शून्य को हटा दोगे तो क्या लगेगा? इस तरह से लगता है जैसे माता का गोदी हो, माता जो बैठते हो इस पर बैठाती है ना, उस तरह का सो आकृति। तो वह कहता है बेटा लिख, वह जो है माता की गोदी की तरह। और अब जो है वो लिखने के बाद अंग जो है सो माता की गोदी है, समझो माता का गोदी इस तरह का होती है, माता ऊपर में अंग और इस पर बैठाते है, तो अंगा जो है सो माता की गोदी की तरह है। तो याद रखने के लिए क्या क्या कहती है? क कैसे? तो कबूतर की फुदको। ख कैसे? तो खरगोश की बेचैनी। ग कैसे? से गमले से टूटता हुआ लुढ़कता हुआ। घ कैसे? तो घड़ा का सो लुढ़कता हुआ घड़ा। अंग कैसे? ङ कैसे? तो माता की गोदी। और इतने करते करते सो थक जाता है बच्चा। और माता को अपने बच्चा के प्रति, बच्चा काला हो या गोरा, नंगड़ा हो या लुल्हा, अपना बच्चा तो बच्चा ही होता है। बच्चा के प्रति एक माता की जो ममता होता है वह पिता का ममता उतना नहीं हो सकता जितना माता की ममता होती है। अब देखो कहा जाता है माता पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता कभी नहीं होती है। तो इस तरह से माता जाते जाते सो वह थकावट सा उनका ये हो जाता है और लगता है जो बच्चे को चाहत हो रहा है कुछ आश्रय का, कुछ प्रेम का, कुछ आराम का, उसको जैसे कि वह गोदी में डाल लेगी। समझता माँ और अपने बगल के बिंदु को मानता है गोदी में बैठा बेटा। और वह जब वो जीरो को हटा दोगे तो क्या होगा? ई तरह का आकृति उसकी हो जाएगी। लेकिन बच्चे को जब गोदी में बैठा लगी तो समझो ये शून्य आ गया है, समझे ना। उस तरह से इस शब्द चित्र को प्रस्तुत करने की सो अनामिका ने प्रस्तुत किया है। और यहाँ जो बगल में बिंदु को मानता है वह गोदी में बैठा हुआ बेटा है। फिर कहती है माँ बेटे सधते नहीं उससे और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में उनके आ जाते हैं आंसू। इतने सारे बात के लिए वह कई तरह का उदाहरण प्रस्तुत करके याद करके उनको मस्तिष्क में सो उतारने के लिए बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। लेकिन सुनो ना, क्या बात करने लगते हो? पढ़ोगे सुनोगे सो नहीं, तुम्हारा बात क्या, तुम्हारे बात में क्या दम है रे? पढ़ने के लिए तुम काहे आते हो? एक एक शब्द को सुनो। हाँ, तो इस तरह से ये जो बात होती है, ये बच्चे अनवरत मेहनत कर रहे हैं, बच्चा तो छोटा है और उनकी कहानी की बात हो रही है, लगातार मेहनत कर रहा है, उसके आंख में आंसू भी आ जाता है। लेकिन अनवरत मेहनत करने से कोई भी काम इस धरातल पर असंभव नहीं होता है। अब देखो माँ बेटे सधते नहीं उससे और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश, और उसके आ जाते हैं आंसू। अब बेटा लगातार मेहनत कर रहा लिखने का, और लगातार करने से लिखने की भी प्रवृत्ति उसमें जग जाती है और उसमें सो जल्दी लिखने की, सही लिखने की तत्परता जान पड़ती है और लगातार उसके लिए कोशिश करता रहता है। लेकिन कोई भी अगर प्रयास करता है तो उसमें कुछ अवलंबन का, कुछ बोली का सहारा जरूर होना चाहिए। माँ की आशीर्वाद तुम देखा होगा, लिखा रहता माँ का आशीर्वाद, है ना, माँ का आशीर्वाद। और वहाँ अगर माँ की तरह किसी भी काम करने में कोई आशीर्वाद देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए कोई व्यक्ति रहता है तो बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। और अनवरत कोशिश कर रहा है लिखने के लिए, उसमें सफल भी हो रहा है, असफल भी हो रहा है बच्चा। इससे क्या होता है तो बच्चे के आंख में आंसू आ जाता है। लेकिन आंसू को आंसू जो झलकता है तो उसको आंसू झलकने की जो बात आती है उसको वह रोकने के लिए नहीं कहता है। पहली विफलता पर झलके हुए आंसू ही शायद प्रथमाक्षर है। अगर कोई व्यक्ति लगातार मेहनत कर रहा है, वह लगातार अगर असफल हो रहा है और व्यक्ति थम नहीं रहा अपने काम को, अगर उसमें लगातार काम करते रह जाएंगे तो उसका यह सफलता है। यह प्रथम अक्षर अगर कोई
काम करते करते सीख लेता है। और यह सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है, किसी भी कला का, किसी भी काम का, किसी भी करतूत को अगर ये ठान लेता है इसको हम करके ही छोड़ेंगे, उसमें असफलता उसको मिल सकती है। कई बार दिल उसका हड़बड़ा सकता है, मन की सोच बदल सकती है, लेकिन अगर निरंतरता बनी रहती है तो उस काम पर विजय पाया जा सकता है। और यह सिर्फ इसकी बात नहीं है, यह जो सृष्टि है, यह जो धरातल पर की बातें हैं, सब में इसी तरह की बात होती है। अब देखिए, सृष्टि के विकास की जो कथा हुई है उसमें बहुत सारे आयाम जुटे हैं। मानव के जीवन में आवश्यकता की पूर्ति करने वाले अनेक सारे साधन हैं और सब को प्राप्त करने के लिए मेहनत की और उसमें लगातार निरंतरता की आवश्यकता होती है, और तब आदमी किसी प्रकार के विजय को पाया जा सकता है। तुम कहोगे गणित में हमको ज्यामिति कठिन लगता है। ज्यामिति इसलिए कठिन लगता है क्योंकि तुमने उसको पढ़ा नहीं है, लगातार मेहनत नहीं किया है। और अगर तुम उसको जिद बना लोगे जो इसको हमको समझना ही है किसी भी हाल में, तो तुमको उस पर विजयश्री मिल सकती है। और इसी तरह इस कहानी की बात है। अब देखिए, कह रहा है कविता में कौन कौन तीन, पहला ये जो है कविता में तीन उपस्थितियां हैं, स्पष्ट करें कि यह कौन कौन सी है। सब किताब ले लिया, देखते चलो कौन कौन सी है ये। हाँ ले लो ना, तो कौन कौन सी है समझते चलो, तीन उपस्थितियां कौन कौन सी है। तो अब इसमें इसको देख लो, जो कवित्री इनके दोहा का इस प्रश्न के या इस दोहा को या इस पद को लिखने वाली कौन है, तो अनामिका। अनामिका जी जो हैं सो छोटे बालक द्वारा प्रारंभिक अक्षर बोध का साकार रूप को चित्रित करते हुए कहती है कि को लिखने में सो उनकी जो अभ्यास पुस्तक है का चौखट सो छोटा सा पड़ गया, और कर्म पथ पर चलते हुए किसी भी व्यक्ति की के साथ इस तरह की ही बात हुआ करती है। और कर्म पथ पर सो फिसलन होता है, लेकिन उससे कभी हड़बड़ाना नहीं चाहिए। और साथ ही बालक की चंचलता कबूतर की फुदकना प्रकट करता है। और इसी प्रकार को की चर्चा का व्यापकता अर्थ लेकर के अनामिका जी हमारे सामने प्रस्तुत करता है कि जो अगर कोई व्यक्ति प्रारंभ करता है सृष्टि की कोई कहानी, तो उसको यह याद रखना चाहिए जो उसमें कठिनाई हो सकती है, लेकिन उससे हमको बेचैन नहीं होना है। दूसरा प्रश्न है पाठ्यपुस्तक में, खालिस बेचैनी किसकी है, बेचैनी का क्या अभिप्राय है। आप देखो, खालिस बेचैनी किसकी है, तो कबूतर की है। उस प्रश्न का उत्तर लिखना है, खालिस बेचैनी जो है सो कबूतर की है। क सीख करके ख सीखने का कर्म पथ पर अग्रसर होता हुआ बालक का साधक की जिज्ञासा बढ़ती है और वह आगे बढ़ने के लिए बेचैन हो जाता है। और बेचैनी के अभिप्राय आगे बढ़ने की लालसा, जिज्ञासा और अपने कर्म पथ पर अनवरत चलने की बात होती है। और काम तुरंत जो नहीं हो जाता है, इसलिए उसको बेचैनी भी बढ़ती है। इसके बाद कहते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, बेटे की आंसू कब आते हैं और क्यों। तो यह देखो, यहाँ संघर्ष में चित्रण की बात की गई है। जो अगर कोई अनवरत संघर्ष करता रहता है और अगर सफलता पाने में कुछ दिक्कत होती है, तो वह जो है सो आँख के आंसू को रोक नहीं पाता है। और सीखने के क्रम में कठिनाइयाँ का सामना करते हुए बालक थक जाता है। क से लेकर के घ तक अनवरत सीखने की उनमें प्रवृत्ति है। अंगत सीखने का प्रयास करता है और वहाँ पहल विफल होता है, आंसू आ जाते हैं। लेकिन कर्म पथ पर चलने वाले कोई भी व्यक्ति के साथ इसी प्रकार का काम होता है। अगर इस प्रकार का काम नहीं होता तो यह धरातल पर कोई आगे नहीं जा सकता था। इस तरह से उस समय में स्नेह, आश्रय और ममत्व का सहारा उनके माँ से मिलती है और बच्चा अनवरत आगे बढ़ जाता है। और धरातल पर अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो इस तरह की आवश्यकता हुआ करती है। आगे है, कविता के अंत में कवित्री शायद अव्यय का प्रयोग क्यों करती है। तो इस बारे में तुम जान लो, इसके बारे में क्यों कर रही है। यह सृष्टि के विकासवाद का उपस्थिति को हमारे सामने उपस्थित करता है। सीखने के क्रम में आपको तीन उपस्थितियां यहाँ उत्पन्न हुई है जो विकास का द्योतक है। सुनो,
ये यहाँ आपको कविता के अंत में कवित्री शायद शब्द का उपयोग करके यह कहना चाहता है कि विकास की जो भी कहानी होती है उसमें दिक्कत होती ही है, और कोई भी ऐसा बात को सीखने में परिस्थिति नहीं आती है जिसमें कि कठिनाई या मशक्क़त का सामना करना नहीं पड़ता है। और सृष्टि जो भी रचा गया सो इसी तरह से रचा गया है, और इसकी हर गतिविधि पर सो प्रथम दिन या सीखने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती है, लेकिन लोगों को संघर्षशील रहना चाहिए, इस बात को उन्होंने कही है और शायद शब्द का प्रयोग किया है। और उन्होंने कहा अक्षर ज्ञान में बच्चे को मशक्कत करना पड़ता था, वहीं मशक्कत सृष्टि के विकास में करना पड़ा होगा, शायद सृष्टि की आरंभिक गति में यही बात रही होगी। अब कहता है कविता की 3 परिस्थितियां कौन कौन सी है, स्पष्ट करे हुए कौन कौन से हैं। तो इसमें 3 परिस्थितियां हैं। एक तो बच्चे की प्रवेश होती है, फिर ये क्या नाम है बोध होता है, और विकास का क्रम चलता है। इस तरह से हम कह सकते हैं इसमें 3 परिस्थितियां हैं। उस परिस्थितियां का नाम क्या क्या है हम तुमको प्रवेश, बोध और विकास, यह 3 परिस्थितियां होती है। अब फिर आगे क्वेश्चन है बेटे के लिए अंग क्या है और क्यों। तो बेटे का अंग उनकी गोद में बैठकर बच्चे को लेने की बात कही गई है। माँ स्नेह देती है, वात्सल प्रेम देती है, सीखने के क्रम में विफलता का मुंह देखता हुआ कठिनाइयों का सामना करता है। बच्चे मेहनत करते करते अनवरत थक जाते हैं, माँ स्नेह से गोद में बैठाकर उसे सांत्वना देते हैं, और इस तरह से माता की गोद जो है सो ngों का सो शून्य हटाकर है, और बच्चा जब गोद में बैठ जाते हैं तो वह शून्य उसमें आ जाता है, गोद भर जाता है। इस तरह से एक माँ को बहुत ज़्यादा गोद तब भरती है, बहुत प्रसन्नता तब होता है जब बेटा उसके कोई काम करने के लिए गया, उसमें नाकाम नहीं, उसमें वह कर्मशील हो गया, उसमें वह सफलता पा लिया, तब होता है। वह भी इसके पीछे जुटी हुई बात है। आगे है गमले का टूटता हुआ गो और घड़े सा लुटकता हुआ घो, इसका अभिप्राय क्या है। इस तरह से तुम बेखुदपनी करते हो। अब देखो सुनो, हाँ यह जो है सो यहाँ अनामिका जी कहते हैं जो बच्चे को अक्षर ज्ञान का आरंभिक शिक्षण प्रक्रिया बहुत ज़्यादा कौतूहलतापूर्ण है। बच्चे में जिज्ञासा भी है, भय भी है, बेचैनी भी है और डर भी है। कोई भी काम की जब शुरुआत होती है तो अनिश्चितता के बादल इसी तरह से मंडराते रहते हैं। एक चित्रमय वातावरण में विफलताओं से जूझते हुए अनवरत प्रयासरत होकर के सो आशान्वित होकर के आगे बढ़ते रहना चाहिए, यह बात को कहा गया है। गौ को सीखना गमले से नाजुक है जो कि टूट जाता है, और घड़े का प्रतीक है जिसे आपको लिखने का प्रयास किया जाता है लेकिन वह भी लुढ़क जाता है। लेकिन गमले की ध्वनि से बच्चा गौ सीखता है और घड़े की ध्वनि से घौ सीखता है, क्योंकि वह जो है सो गौ और घौ सो उनको सो सिखाने के लिए कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर देता है और कुछ उदाहरण की आकृति लेकर के सो बच्चे सीख पाते हैं। इस प्रकार से ये जो कोई भी काम जो किया जाता है उसमें अक्षर तो सबसे संस्कार की बात होती है, उसमें इस सारे बातों की कठिनाइयाँ होती है। इसी तरह तुम अगर हिंदी जानते हो, संस्कृत नहीं जानते हो और अंग्रेजी नहीं जानते हो, तो अगर लगातार मेहनत करोगे तो तुम हिम्मत हारोगे, लेकिन वह हारना नहीं, सफलता तुमको मिलेगी। दैट इज इट। चलिए लंबा भाग ले रे। सुनो।